मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे चैप्टर 9 है ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चैप्टर 9 है आपका ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टैट्यूटरी प्रोविज़न सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और AS 12 एंड इंड AS 110 देखेंगे। तो पहला है स्टैट्यूटरी प्रोविज़न सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 requirement of consolidation may where a company has more than or equal to one subsidiary or associate companies, it shall in addition to financial statement prepare a CFS of the company and of all its subsidiary and associate companies in the same form and manner as that of its own and in accordance with applicable AS। जिस कंपनी की एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरीज़ हैं उस कंपनी को जैसे उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एप्लीकेबल AS लगा है उसी एप्लीकेबल AS से उसको सब्सिडरीज़ का भी बनाना है, दोनों मिला के CFS बनाना है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। कंपनी इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अटैच अलोन विथ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अ सेपरेट स्टेटमेंट कंटेनिंग द साइलेंट फीचर ऑफ the financial statement with subsidiary or subsidiary and associate company or company in prescribed form AOC 1 जाएगा, अटैच होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ सेपरेट स्टेटमेंट जिसमें साइलेंट फीचर रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो AOC 1 में जाएगा। CG में प्रोवाइड फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनीज इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। फिर आगे हम लिखेंगे मैनर ऑफ कंसोलिडेशन रूल 6 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014। क्या रूल कहता है? द कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द एक्ट एंड द एप्लीकेबल AS। कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा एज पर शेड्यूल 3 और एप्लीकेबल AS का जो प्रोविज़न कहता है उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट प्रोवाइजो क्या कहता है? इफ़ अ कंपनी covered under section 129 subsection 3 which is not required to prepare CFS under the AS, it shall be sufficient if the company comply with provision on CFS provided in schedule 3। अगर जो कंपनी कवर होती है 129 सबसेक्शन 3 में, मतलब सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी जो कि जिसको नहीं ज़रूरत है CFS बनाने की, वो एटलीस्ट शेड्यूल 3 को भी कंप्लाई कर लेता है तो वो सफिशियंट है उसके लिए। फिर सेकेंड प्रोवाइजो क्या कहता है? नथिंग इन दिस रूल सेल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ CFS बाय अ कंपनी preparation of CFS by a company if it meet the following condition: it is wholly owned or partially owned subsidiary of another company and all its other member including those not otherwise entitled to vote having been intimated in writing and for which the proof of delivery of such intimation is available with the company, do not object to company not presenting CFS। इस कंपनी को नहीं बनाना पड़ेगा CFS, वो होली एंड पार्शली ओन सब्सिडरी कंपनी जो अपनी मेंबर को एक उसके पास राइटिंग में भी है कि प्रूफ ऑफ डिलीवरी वो सेंड कर चुका है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो CFS नहीं बना रहा है, इसका प्रूफ ऑफ डिलीवरी उसके पास अवेलेबल है। दूसरा है अगर इट इज़ एन कंपनी हुज सिक्योरिटी आर नॉट लिस्टेड और आर नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इन सब को भी ऐसे कंपनी को भी CFS बनाने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड, इट्स अल्टीमेट और एनी इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी फाइल CFS विद द रजिस्ट्रार विच आर इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल AS। कोई इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी अगर फाइल कर दिया है CFS रजिस्ट्रार को तो बनाने की ज़रूरत नहीं है इस केस में। फिर आगे देखेंगे हम लोग एक्सेप्शन टू कंसोलिडेशन अंडर AS के अंदर क्या एक्सेप्शन है। ये तो आपका था इस रूल के अंदर, और अब देखेंगे एक्सेप्शन क्या है हमारा AS के अंदर। तो पैरा 11 ऑफ AS 21 कहता है ए सब्सिडरी should be excluded from consolidation when control is intended to be temporary or it's operate under several long-term restrictions which significantly impair its ability to transfer fund to the parent। अगर कंट्रोल टेम्पररी है तो इसको CFS बनाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर
लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शंस है, फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शंस अगर लगाया गया है तो ऐसे केस में CFS बनाने की ज़रूरत नहीं है। इन CFS, इन्वेस्टमेंट इन सच सब्सिडरी शुड बी अकाउंटेड फॉर अकॉर्डेंस with AS 13. The reason for not consolidating a subsidiary should be disclosed in the CFS. अगर ऐसे केस में जहाँ कंट्रोल टेम्प्रेरी है और जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया है ट्रांसफ़र ऑफ फंड के लिए, वैसे केस में इन्वेस्टमेंट को हम लोग एज़ पर AS 13 अकाउंट करेंगे, मेज़र करेंगे। और क्यों नहीं हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं उसके लिए डिस्क्लोज़र देंगे। फिर पैरा 31 ऑफ इंडियाज़ 110 क्या कहता है? An investment entity shall not consolidate its subsidiary. Instead, an investment entity shall measure an investment in a subsidiary at its fair value through profit or loss in accordance with India's 109. However, as per para 33, parents of investment entity shall consolidate all entity that it control, including those controlled through an investment entity subsidiary, unless the parent itself is an investment entity. इंडियाज़ 110 में ये दिया हुआ है एक्सेप्शन कि वो कंसोलिडेट नहीं होगा जब तक कि वो इन्वेस्टमेंट जो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू मेज़र नहीं किया गया हो। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होता है, मीनिंग देखेंगे इन्वेस्टमेंट कंपनी का। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी का मीनिंग है एन एंटिटी दैट ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम वन और मोर इन्वेस्टर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग दोज इन्वेस्टर विद इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। वो फंड जो ऑब्टेन करती है इन्वेस्टर से जो फंड ऑब्टेन करती है फॉर प्रोवाइडिंग इन्वेस्टर को वो सर्विस देने के लिए, मैनेजमेंट सर्विसेज देने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है। वो कंपनी जो फंड लेती है इन्वेस्टर से, उसके बदले में वो उसको मैनेजमेंट सर्विसेज देती है। Commit to its investor that its business purpose is to invest fund solely for return from capital appreciation, investment income or both. इन्वेस्टर को कमिट करती है कि वो उसके बदले रिटर्न देगी और कैपिटल एप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट इनकम और बोथ दे सकती है। मेजर एंड इवेल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ सब्सटेंशियली ऑल इट्स इन्वेस्टमेंट ऑन फेयर वैल्यू बेसिस। मेजर इवेल्यूएट करेंगे उसकी परफॉर्मेंस को फेयर वैल्यू के बेसिस पे। ये काम सब जो करती है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है। फिर आगे देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट। पेरेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ preparation and presentation of CFS among other things is that of management of the parent. CFS बनाने या तैयार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट है, पेरेंट कंपनी की मैनेजमेंट को है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इंक्लूड्स फर्स्ट क्या है? आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट एंड इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट टू बी इंक्लूडेड इन द CFS। पहले तो कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसमें क्या क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको इंक्लूड करेंगे CFS में। फिर सेकेंड, वेयर अप्रोप्रिएट आइडेंटिफाइंग रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग। जहाँ पे अब रिपोर्टेबल सेगमेंट है, अलग अलग रिपोर्टिंग सेगमेंट है, वहाँ आप आइडेंटिफाई करेंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट और सेगमेंट रिपोर्टिंग के लिए। फिर तीसरा, आइडेंटिफाइंग रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन फॉर रिपोर्टिंग। रिलेटेड पार्टी को ढूंढेंगे और उसके ट्रांजैक्शन को फाइंड करेंगे रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। फिर ऑब्टेन करेंगे एक्यूरेट एंड कंप्लीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कंपोनेंट। हर कंपोनेंट से एक्यूरेट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करेंगे। फिर मेकिंग अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। फिर हम लोग अप्रोप्रिएटली एडजस्टमेंट करेंगे CFS में। फिर हार्मोनाइज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। फिर देखेंगे अगर कंपोनेंट अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ कर रहा है, पेरेंट अलग कर रहा है, दूसरा सब्सिडरी अलग कर रहा है, तो उसको हार्मोनाइज करेंगे। फिर गैप कन्वर्जन वेयर एप्लीकेबल। अगर कोई गैप कन्वर्जन है कहीं लगाना तो वो लगाएंगे। अपार्ट फ्रॉम द अबव द पेरेंट ऑर्डिनरी इशू इंस्ट्रक्शन टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपोनेंट स्पेसिफाइंग द पेरेंट्स रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट टू बी इंक्लूडेड इन द CFS। उसके अलावा और भी कुछ करना होगा तो वो काम पेरेंट के मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली पेरेंट की कि वो क्या क्या करेगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर ऑफ CFS। CFS के ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Auditor is responsible for expressing an opinion on whether CFS are prepared in all material respect in accordance with FRF under which parent prepares CFS। वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा कि CFS जो बना है वो ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है। ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव इन ऑडिट ऑफ CFS आर to satisfy himself that CFS have been prepared in accordance with applicable FRF। वो देखेगा, सेटिस्फाई करेगा कि एप्लीकेबल FRF को ही अप्लाई किया गया है कि नहीं CFS बनाने के लिए। फिर वो दिखेगा टू इनेबल हिमसेल्फ टू एक्सप्रेशन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू ओपिनियन देगा, वो एक्सप्रेस करेगा। to inquire into the matter in specified in section 143(1) of the Companies Act 2013। वो सारे मैटर को इंक्वायर करेगा जो सेक्शन 143(1) में दिया हुआ है कंपनीज एक्ट में। वो सारे मैटर को इंक्वायरी करेगा। फिर रिपोर्ट करेगा ऑन द मैटर गिवन इन क्लॉज A to J। रिपोर्ट करेगा वो मैटर को जो सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में दिया हुआ A to J। फिर द ऑडिटर शुड ऑल्सो वैलिडेट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ CFS फॉर कंपनी एज पर एप्लीकेबल FRF। फिर आगे देखेंगे प्लानिंग ऑफ द ऑडिट ऑफ CFS। CFS को ऑडिट करने के लिए क्या क्या प्लान करना पड़ेगा। तो ऑडिटर शुड मेक प्लान अमॉन्ग अदर थिंग्स फॉर द फॉलोइंग। पहले तो अंडरस्टैंड करेगा ग्रुप स्ट्रक्चर एंड ग्रुप वाइड कंट्रोल इंक्लूडिंग असेसमेंट ऑफ IT सिस्टम एंड रिलेटेड जनरल एंड एप्लीकेशन ऑफ IT रिलेटेड कंट्रोल फॉर कंसोलिडेशन प्रोसेस। वो स्ट्रक्चर को समझेगा, ग्रुप स्ट्रक्चर को समझेगा, कंट्रोल को समझेगा, उसके IT सिस्टम को समझेगा। फिर अंडरस्टैंड करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द पेरेंट एंड इट्स कंपोनेंट एज वेल एज ऑफ कंसोलिडेशन प्रोसेस इंक्लूडिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन कंपोनेंट। अंडरस्टैंड करेगा अकाउंटिंग पॉलिसी के पेरेंट को में क्या अकाउंटिंग पॉलिसी लग रहा है, कंपोनेंट में क्या प्रोसेस लग रहा है या कंसोलिडेशन में कौन सा लगेगा, ये सारी चीज़ को वो अंडरस्टैंड करेगा। फिर C में डिटरमाइन एंड प्रोग्रामिंग द एंट्री ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ रोमम इन कंसोलिडेशन प्रोसेस। फिर डिटरमाइन करेगा एंटी ऑडिट प्रोसीजर के नेचर टाइम एक्सटेंट को। असेसमेंट करेगा कितना रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट कंसोलिडेशन प्रोसेस में। फिर D में डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ यूज़ ऑफ अदर ऑडिटर्स वर्क इन ऑडिट। ऑडिट में कितना दूसरे ऑडिटर का वर्क यूज़ करेगा वो। फिर कोऑर्डिनेट द वर्क टू बी परफॉर्म। फिर कितना वर्क कोऑर्डिनेट करेगा, जो भी काम करेगा उसको। फिर आगे हम लोग देखेंगे ऑडिटर्स प्रोसीजर इन ऑडिटिंग द CFS। ऑडिटर्स का क्या प्रोसीजर है CFS ऑडिट करने के टाइम। ऑडिटर शुड ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ सब्सिडरी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर इंक्लूडिंग इन CFS। पहले तो लिस्ट बनाएगा कितना सब्सिडरी है, कितना एसोसिएट है, कितना जॉइंट वेंचर है इंक्लूडिंग CFS, कितना उसको क्या बनाना है, उसका लिस्ट तैयार करेगा। ऑडिटर शुड रिव्यू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट ऑफ द पेरेंट आइडेंटिफाइंग द सब्सिडी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। फिर वो रिव्यू करेगा जो इन्फॉर्मेशन उसको मैनेजमेंट दिया है उसको। फिर वो आइडेंटिफाई करेगा कि इतना ही सब्सिडी, इतना ही एसोसिएट, इतना ही जॉइंट वेंचर है कि नहीं है। पहले तो ऑब्टेन करेगा वो लिस्ट को, फिर दूसरा रिव्यू करेगा कि सही सही इन्फॉर्मेशन दिया है कि नहीं। फिर C में ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट ऑल द सब्सिडरी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर हैव बीन इंक्लूडेड इन द CFS। वेरीफाई करेगा कि सारा सब्सिडी एसोसिएट जॉइंट वेंचर जो इंक्लूड हो गया है कि नहीं CFS में। सब सारे के डाटा को कंसोलिडेट किया गया है कि नहीं, सारे सब्सिडरी, सारे जॉइंट वेंचर, एसोसिएट को। D में कहा गया इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन द ऑडिटर शुड वेरीफाई परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर। इस सारी चीज़ को कंप्लीट है कि नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के लिए वो परफॉर्म करेगा। ये प्रोसीजर क्या है कि रिव्यू करेगा हिज वर्किंग पेपर फॉर प्रायर ईयर्स फॉर द नॉन सब्सिडरी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। प्रायर पीरियड के वर्किंग पेपर को रिव्यू करेगा। रिव्यू द पेरेंट प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सिडरी एंड जॉइंट वेंचर। पेरेंट के प्रोसीजर को रिव्यू करेगा कि वो क्या क्या कैसे कैसे आइडेंटिफाई किया है। रिव्यू द इन्वेस्टमेंट टू डिटरमाइन द शेयर होल्डिंग्स इन अदर एंटिटीज़। इन्वेस्टमेंट
कैसे डिटरमाइन किया है उसको रिव्यू करेगा, उससे शेयर होल्डिंग्स का पता चलेगा कि कितना शेयर होल्डिंग्स है अदर एंटिटीज़ में। रिव्यू द जॉइंट वेंचर एंड अदर रिलेवेंट एग्रीमेंट एंटर इनटू बाय द पेरेंट। रिव्यू द स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड मेंटेन बाय द पेरेंट, फॉर एग्जांपल रजिस्टर रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। फिर ई में ऑडिटर शुड ऑल्सो आइडेंटिफाई द चेंजेस इन द शेयर होल्डिंग दैट माइट हैव टेकन प्लेस सिंस द लास्ट ऑडिट। आइडेंटिफाई करेगा कोई चेंज अगर शेयर होल्डिंग्स में हुआ है एट द टाइम ऑफ लास्ट ऑडिट के टाइम, तो उस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करेगा। ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय द रेलिवेंट एएस हैव बीन मेड वेयर एवर रिक्वायर्ड एंड हैव बीन प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द पेरेंट। कोई अगर एडजस्टमेंट है उसका वेरीफाई किया गया है एज पर एएस में बना हुआ है कि नहीं। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग स्पेशल कंसिडरेशन इन केस ऑफ एंटिटीज कंट्रोलिंग कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। स्पेशल कंसिडरेशन, ऑडिटर शुड वेरीफाई वेदर द पेरेंट कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एनी एंटिटी। ऑडिटर वेरीफाई करेगा पेरेंट का कंट्रोल है कि नहीं कंपोनेंट्स पे। ऑडिटर में वेरीफाई द बोर्ड्स मिनट, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट enter into by the parent agreement with the entity to which the parent might have provided any technology or know-how, enforcement of statute as the case may be. Board's minutes, shareholders agreement, ये सब चेक करेगा। Auditor would have to use his professional judgment to determine whether the parent control the composition of board of director. Professional judgment को यूज़ करके वो डिटरमाइन करेगा कि पेरेंट कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इफ़ यस तो वेदर द, अगर हाँ तो वेदर that entity has been consolidated as subsidiary in CFS. Auditor's duty in case of exclusion of subsidiary associate in consolidation. Auditor should examine the reason for exclusion. Auditor should satisfy himself that the exclusion made by the management fall within two exceptions covered under section 21. Auditor का ड्यूटीज़ है कि वो एक्सक्लूशन के केस में क्या उसका ड्यूटीज़ है। तो फर्स्ट है कि वो एग्जामिन करेगा रीज़न फॉर एक्सक्लूशन। फिर दूसरा सेटिस्फाई करेगा कि एक्सक्लूशन जो हुआ है वो यही दो एक्सेप्शन से हुआ है कि नहीं जो AS 21 में बताया गया है। ऑडिटर शुड वेरीफाई करेगा रीज़न फॉर एक्सक्लूशन आर गिवन इन CFS में दिया हुआ है कि नहीं वो रीज़न। ऑडिटर शुड ऑल्सो वेरीफाई दैट CFS इन्वेस्टमेंट इन सच सब्सिडरी एसोसिएट और जॉइंटली कंट्रोल एंटिटीज शुड बी एसोसिएटेड फॉर in consolidated accordance with AS 13. A company exempted under AS 21 is still required to comply with provision in CFS as provided in Schedule 3. ये सारा ड्यूटीज़ है उसका एक्सक्लूशन केस में चेक करना। फिर आगे हम लोग देखेंगे पहले हम लोग देखेंगे परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या है? दोज एडजस्टमेंट दैट आर मेड ओनली ऑन द फर्स्ट ओकेजन और सब्सिक्वेंट ओकेजन इन विच देयर इज अ चेंज इन द शेयर होल्डिंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी विच इज़ कंसोलिडेटेड। फिर टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट है डिटरमाइन। परमानेंट एडजस्टमेंट में दो चीज़ निकलता है, या तो गुडविल या तो कैपिटल रिजर्व, दूसरा NCI। वही यहाँ पे दोनों चीज़ बताया गया है टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट। फिर वेरिफिकेशन पॉइंट में क्या है? वेरीफाई दैट एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट हैव बीन मेड अप्रोप्रिएटली। ये दोनों का एडजस्टमेंट अप्रोप्रिएटली हो गया है कि नहीं, ये दोनों कैलकुलेट हुआ है। पे पर्टिकुलर अटेंशन टू द डिटर्मिनेशन ऑफ प्री एक्विजिशन रिजर्व ऑफ द कंपोनेंट। प्री एक्विजिशन रिजर्व का जो डिटरमाइन किया है रिजर्व को, जो अमाउंट को, वो पर्टिकुलरली पे किया गया है कि नहीं। एग्जामिन वेदर द प्री एक्विजिशन रिजर्व हैव बीन एलोकेटेड अप्रोप्रिएटली बिटवीन पेरेंट एंड माइनॉरिटी। जो प्री एक्विजिशन का रिजर्व अमाउंट आया है उसको एलोकेट किया गया है अप्रोप्रिएटली कि नहीं पेरेंट और NCI के बीच में। वेरीफाई द चेंजेस दैट माइट हैव टेकन प्लेस इन परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सब्सिक्वेंट एक्विजिशन ऑफ शेयर इन द कंपोनेंट डिस्पोजल ऑफ द कंपोनेंट इन द सब्सिक्वेंट ईयर। कोई चेंजेस हुआ है तो उस चीज़ को वेरीफाई करना एडजस्टमेंट में। फिर एक नोट है, इन एनी केस द डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टिंग डेट ऑफ कंपोनेंट financial statement and date of CFS should not be more than 6 months in case of financial statement under AS or 3 months in case of financial statement under Ind AS.
डिफरेंस जो है ना रिपोर्टिंग डेट का कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डेट ऑफ सीएफएस के बीच का डिफरेंस जो है 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ईएस के अंदर और 3 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इंडीएस के अंदर। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे करेंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। करेंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या है? दोज एडजस्टमेंट विच आर मेड इन द अकाउंटिंग पीरियड फॉर विच कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। टाइप्स कितना है इसमें? बहुत सारा है। जैसे दिस एडजस्टमेंट प्राइमरी रिलेट टू एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन एंड अकाउंट बैलेंस इंक्लूडिंग। इसमें जैसे कि एलिमिनेशन वाला इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन रहता है, जैसे कि इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव और मैनेजमेंट फीस। जैसे एक कंपोनेंट में इंटरेस्ट पेड है तो दूसरे, जैसे पेरेंट में इंटरेस्ट पेड है तो कंपोनेंट में इंटरेस्ट रिसीव है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा दोनों। वैसे दूसरा है अनरियलाइज इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट ऑन असेट्स एक्वायर्ड ट्रांसफर फ्रॉम टू अदर सब्सिडरीज। फिर है इंट्रा ग्रुप इंडेप्टनेस। फिर है एडजस्टमेंट रिलेटेड टू हार्मोनाइजिंग द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। फिर एडजस्टमेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर रिकॉग्नाइज सब्सिक्वेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन दैट अकर बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर जी में है फॉरेन कंपोनेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर अंडर द कंपोनेंट लोकल गैप टू गैप अंडर विच द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। फिर है मूवमेंट इन इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। फिर आई में एडजस्टमेंट ऑफ deferred tax on account of temporary difference arising out of elimination of profit and losses relating from intra-group transaction and undistributed profit of the component। मेनली इंटरेस्ट पेड इंटरेस्ट रिसीव याद रखना है, अनरियलाइज इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट याद रखना है, इंट्रा ग्रुप अनडिविडेंस याद कर रखना है, हार्मोनाइजिंग द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी याद रखना है, फिर डेफर्ड टैक्स याद रखना है। ये 5-6 पॉइंट कम से कम याद रखना है। फिर वेरिफिकेशन पॉइंट में क्या है? एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मेड इन मेमोरेंडम रिकॉर्ड केप्ट फॉर पर्पस बाय द पेरेंट ऑडिटर शुड रिव्यू दिस record to verify the adjustment entry made in the preparation of consolidated financial statement. Besides reviewing the memorandum records, the auditor should verify the following. Verify करेगा auditor elimination of intra-group transaction and account balances. Preparation of consolidated financial statement using uniform accounting policy for the like transaction. Same transaction के लिए uniform accounting policy अप्लाई हुआ है कि नहीं, या इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन एलिमिनेट किया गया है कि नहीं। तीसरा में देखेंगे एडिक्वेट डिस्क्लोजर हैव बीन मेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी इफ़ इट वाज इम्प्रैक्टिकेबल टू हार्मोनाइज देम। अगर जहाँ पे इम्प्रैक्टिकेबल है हार्मोनाइज करने के, वहाँ पे एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया गया है कि नहीं। फिर हम लोग देखेंगे ई में कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एनसीआर कैलकुलेशन प्रॉपर्ली हुआ है कि नहीं। फिर एफ में देखेंगे एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू डेफर्ड टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ टेम्पररी डिफरेंस अराइजिंग आउट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन। फिर जी में इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ सब्सिडरी आर इंक्लूडेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द डेट इट gain control until the date when the entity ceases to control the subsidiaries। फिर एक डी वाला पॉइंट छूट गया था, वो बोल रहा है एडजस्टमेंट मेड टू हार्मोनाइज द डिफरेंस अकाउंटिंग पॉलिसी इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट मेड बाय मैनेजमेंट टू कन्वर्ट द कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर अंडर द कंपोनेंट गैप टू द गैप अंडर विच द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। फिर हम लोग देखेंगे रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में क्या है? रिपोर्टिंग वाले पार्ट में हमारा 5 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या है? पेरेंट ऑडिटर इज ऑल्सो द ऑडिटर ऑफ ऑल इट्स कंपोनेंट। जो पेरेंट का ऑडिटर है वही सारे कंपोनेंट का ऑडिटर है। तो उस केस में क्या होगा? ऑडिटर शुड, एक सेकेंड हम इसको रोटेट कर लेते हैं। Auditor should issue an audit report expressing opinion whether the consolidated financial statement
give true and fair view of state of affairs of the group as on balance sheet date and as to whether consolidated profit and loss statement give true and fair view of the result of consolidated profit or loss of the group for the period under audit. वो क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा ओपिनियन कि ट्रू एंड फेयर व्यू है. फिर whether the consolidated financial statement also include a cash flow statement, the auditor should also give his opinion on true and fair view of the cash flow presented by consolidated cash flow statement. वो cash flow statement पे भी true and fair view देगा अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो. Auditor of parent should report whether principle and procedure for preparation and presentation of consolidated financial statement as laid down in the relevant AS have been followed. In case of any deviation, the auditor should make adequate disclosure in the audit report so the user of the consolidated financial statement are aware of such deviation. कोई अगर प्रिंसिपल या प्रोसीजर रिपोर्ट करना है तो उसको रिपोर्ट करेगा, या फिर कोई एएस फॉलो कर रहा है उसमें अगर डेविएशन है तो उसको एडुकेटली डिस्क्लोज करेगा ताकि उस डेविएशन के बारे में यूज़र को पता हो, यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता हो. फिर दूसरा है पेरेंट ऑडिटर इज़ नॉट द ऑडिटर ऑफ ऑल इट्स कंपोनेंट. जब पेरेंट ऑडिटर सारे कंपोनेंट का ऑडिटर नहीं है, इस केस में क्या होगा, if parent auditor is not the auditor of component included in consolidated financial statement, the auditor of the consolidated financial statement should also consider the requirement of SS 600. SS 600 को consider करेंगे work using the work of other auditor. If the parent's auditor decide that he will make reference to the audit of other auditor in the report, he should disclose clearly the portion of financial statement audited by other auditor. उस पोर्शन को क्लियरली डिस्क्लोज करेंगे कितना पोर्शन अदर ऑडिटर ऑडिट किया है इस CFS में. दिस में बी डन बाय स्टेटिंग द अमाउंट और परसेंटेज ऑफ टोटल असेट्स एंड टोटल रेवेन्यू ऑफ सब्सिडरी. तो इस चीज़ को कैसे डिस्क्लोज करेंगे, परसेंटेज से कि कितना असेट्स टोटल असेट्स का परसेंटेज अदर ऑडिटर किया है और कितना टोटल रेवेन्यू का परसेंटेज अदर ऑडिटर ऑडिट किया है. इंक्लूडेड इन CFS नॉट ऑडिटेड बाय हिम. It is to be noted that the reference in the report of the auditor of consolidated financial statement to the fact that part of the audit of the group was made by other auditor is not to be construed as qualification of opinion but rather as an indication of dividend responsibility between the auditor of the parent and subsidiary. फिर है component auditor report on financial statement under an accounting framework different than that of parent. कंपोनेंट ऑडिटर कोई और अकाउंटिंग फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा है, पेरेंट कोई और यूज़ कर रहा है, उस केस में क्या होगा. व्हेन अ कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर अंडर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क दैट इज डिफरेंट दैन दैट ऑफ फ्रेमवर्क यूज बाय पेरेंट इन प्रिपेयरिंग ग्रुप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द पेरेंट मैनेजमेंट परफॉर्म अ कन्वर्जन ऑफ कंपोनेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम फ्रेमवर्क यूज बाय कंपोनेंट टू परफॉर्म अंडर विच द CFS आर प्रिपेयर. वो कन्वर्ट कर लेगा जैसा कंपोनेंट पेरेंट चेंज कर लेगा, जैसा कंपोनेंट बना रहा है उसी फ्रेमवर्क में बना लेगा. द कन्वर्जन एडजस्टमेंट ऑडिटेड बाय प्रिंसिपल ऑडिटर टू एंश्योर दैट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट इज सुटेबल एंड अप्रोप्रिएट फॉर पर्पस ऑफ कंसल्टेशन. खाली वो देखिएगा कि कन्वर्जन एडजस्टमेंट जो हुआ है वो सूटेबल और अप्रोप्रिएट है कि नहीं, वो प्रिंसिपल ऑडिटर चेक करेगा. अल्टरनेटिवली कंपोनेंट में प्रिपेयर financial statement on the basis of parent's accounting policy as outlined in the group accounting manual. The local component auditor can then audit and issue an audit report of the consolidated component financial statement prepared in accordance with the group accounting policy. The principal auditor can then decide whether or not to rely on component auditor report and make reference to it on the auditor's report on the consolidated financial statement. फिर कंपोनेंट ऑडिटर रिपोर्ट अंडर ऑडिटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट दैन दैट ऑफ पेरेंट. जब कंपोनेंट ऑडिटर डिफरेंट ऑडिटिंग फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा है पेरेंट्स, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर परफॉर्म अंडर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया in order to maintain consistency of auditing framework and to enable the parent auditor to rely and refer
to the other auditor audit report in their audit report on the consolidated financial statement. The component financial statement should also be audited under framework that correspond to Indian accounting standard. देखिए कंसिस्टेंसी है कि नहीं ऑडिटिंग फ्रेमवर्क में, या और पेरेंट ऑडिटर रिलाई कर सकता है कि नहीं, तभी वो कुछ डिसाइड करेगा. कंपोनेंट नॉट ऑडिटेड, अगर कंपोनेंट ऑडिटेड ही नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल कंपोनेंट इंक्लूडेड इन CFS should be audited or subject to audit procedure. Such audit and audit procedure can be performed by auditor reporting on the CFS or by component auditor. Where the financial statement of one or more component continue to remain unaudited, auditor reporting on the consolidated financial statement should consider unaudited component in evaluating a possible modification to his report on the CFS. The evaluation is necessary because the auditor has not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence in relation to such consolidation amount balances. Auditor should evaluate both qualitative and quantitative factors on the possible effect of such amount remaining unaudited when report on their consolidated financial statement using the guidance providing SS 705 modification to the opinion in independent audit reports. तो ये होता है रिपोर्टिंग पार्ट पूरा हमारा ख़त्म. ये सारा था, ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट, ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो.